हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस पे। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी सीजीपीएससी एसईएस एग्जामिनेशन, इसके अलावा सीएसईबी जेई एग्जामिनेशन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है। ये वीडियो सीरीज ना केवल आपको इन दोनों एग्जामिनेशन अपितु गेट, ईएस और बाकी सारे पीएसयू एग्जामिनेशन के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेटवर्क का जो लेक्चर हमने जहाँ से छोड़ा था, लेक्चर नंबर 5 है ये, और इस पे हम लोग एडवांस लेवल के रेजिस्टेंस रिडक्शन के प्रॉब्लम देखेंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक लेवल के आपको रेजिस्टेंस रिडक्शन के प्रॉब्लम कराए थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पे टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो टेलीग्राम चैनल में भी अब 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं और बाकी सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप टेक्निकल वीडियो पे उतने सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जितने मेरे जीएस के कंटेंट पे आते हैं। मेरे जीएस के कंटेंट पे एवरेज वॉच टाइम ड्यूरेशन 7 से 8 मिनट का रहता है और टेक्निकल कंटेंट जो है उसमें 3 से 4 मिनट का रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा लैगिंग लगता है मुझे। मैंने 30 से 40 मिनट का एक वीडियो बनाता हूँ और इसको आप 3-4 मिनट ही देखते हो, ये गलत बात है। तो प्लीज़ वीडियो का वॉच टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ाइए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको सपोर्ट करूँगा, अदरवाइज़ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बहुत सारे काम है। आज अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मेरा काम भी है, मैं चैनल भी चला रहा हूँ, बट आपका सपोर्ट करना ज़रूरी बनता है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमने एक सीएसईबी जेई की टेस्ट सीरीज अनाउंसमेंट की थी और उसका लिंक अब आ चुका है। जाके वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करिए। हम लोग 11 टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सैम्पल आपका टेस्ट पेपर विद इन फ्यू डेज आपको आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। ठीक है, और ये टेस्ट मैं कराने की सोच रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करिए, लेकिन मिनिमम 50 रजिस्ट्रेशन पेड वाले होना ज़रूरी है। तो पेड रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्टर करिए। 200 रुपये मात्र कॉस्ट है, उतने का तो आप रोज़ पेट्रोल फूंक देते होगे। तो एटलीस्ट रजिस्टर कर लीजिए, तो आपको भी फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा, और अगर मुझे फ़ायदा होगा तो मैं आपको और फ़ायदा कराऊँगा। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, साथ ही साथ टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अगर अपने नाम और लोकेशन के साथ मुझे भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बना लूँगा और कम्युनिटी को हम लोग ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। चलिए, ये था प्रमोशन। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। एडवांस लेवल के रेजिस्टेंस रिडक्शन में जो है हम लोग पहले तो एडवांस वाले प्रॉब्लम करेंगे, इसके बाद में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपको नेटवर्क और सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। इस पे क्या है, एक लैडर टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है और देख रहे होंगे कि ये इन्फिनिटी टाइम्स यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो है पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको लैडर सर्किट भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो। ठीक है, इस पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन दो टर्मिनल के अक्रॉस में। ठीक है, तो पहली दफ़ा अगर आप देखोगे इस सर्किट को, तो अगर हम लोग नॉर्मल सीरीज पैरेलल अगर इसमें लगाना चालू करते हैं तो यहाँ पर सीरीज पैरेलल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं सर्किट को यहाँ से काट देता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा आपको रिमूव करके ही दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको उड़ा देता हूँ। अगर ये इतना हिस्सा अगर मैं सर्किट से काट देता हूँ तो क्या ये इन्फिनिटी सर्किट पे कोई असर पड़ेगा क्या? ये फिर भी इन दो पॉइंट का रेजिस्टेंस लगभग इस पूरे रेजिस्टेंस के सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 2-2 ओम के रेजिस्टेंस अगर मैं 3 ठो हटा दूं तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ का रेजिस्टेंस भी लगभग यहाँ के रेजिस्टेंस के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या काम करना है, हमको इस पूरे सर्किट को यहाँ से मोड़ देना है, मतलब ख़त्म कर देना है। और यहाँ का रेजिस्टेंस भी R था, इसलिए हम लोग जो है इसके सिंपली पैरेलल में एक रेजिस्टेंस डाल देंगे जिसकी वैल्यू होगी R। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी है, सिंपल। ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है तो हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे, R इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस R। ठीक है,
ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का, और इससे ये सीरीज में है, तो 2 और 2 सीरीज में कितना हो गया 4, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी R है, तो हम लोग इसको R के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा ये 2R प्लस 8 प्लस 4R। ठीक है, अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2R प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब 2R कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास R स्क्वायर माइनस 4R प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब इसको अगर गौर से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक जो है फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है, इससे R की आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं निकल पाएगी, लेकिन आप क्वाड्रेटिक को फर्दर सॉल्व कर सकते हो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A करके इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया माइनस बी, तो क्या हो गया माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस 8 है, अपॉन 2A करेंगे तो 2 इंटू 1। ठीक है, इससे जो है आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, उससे R की 2 डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेगी और आपसे क्वेश्चन बच जाएगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने का ये तरीका है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर थोड़े से चेंजेस है। थोड़े से चेंजेस क्या है, आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है और नीचे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये भी जो है वो इन्फिनिटी टाइम रिपीट हो रहा है, जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी अलग है, 5, 1, 3 और यहाँ पे 2, 3, सब ओम में है ना, ओम में नहीं लिख रहा, 3, 1, 2, 1, 3। ठीक है, और आपको R इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए, इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपका क्या आंसर आया। ठीक है, हम लोग एक दूसरे वैरायटी का प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं। उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपका रेजिस्टेंस रिडक्शन के बारे में, और आपको सिमेट्रिक नेटवर्क के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये प्रॉब्लम है बहुत ही फेमस SC वर्मा की बुक है, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इस तरीके के घुमाने वाले क्वेश्चन आपको SCS वगैरह में दे सकता है। इसमें क्या है, एक क्यूब है और क्यूब का हर साइड का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है आपकी R, या फिर आपको R की जगह कोई भी रेजिस्टेंस दे सकता है, तो भी आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट अपनाना है। लेकिन हाँ, उसमें एक कंडीशन आपका ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी ये चीज़ काम करेगी। ठीक है, इस सब हर किसी के पाथ का रेजिस्टेंस जो है, एज का रेजिस्टेंस, वो है आपका R। मैं R लेके बना रहा हूँ, आपको 1, 2 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस सर्किट को देखोगे गौर से, तो इसमें अगर सभी साइड को देखोगे तो इसमें सीरीज पैरेलल आपको देख के तुरंत समझ में नहीं आएगा और आपका दिमाग भी नहीं चलेगा। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से इसमें फोकस करना है। आपको ये देखना है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी कहाँ से कहाँ तक है, A से B तक की, मतलब इस पॉइंट से
ये बेसिकली बॉडी डायगोनल पे बेस्ड है। बॉडी डायगोनल मतलब एक इस कोने से लेकर इस कोने को, इसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि बॉडी डायगोनल से एक बॉडी डायगोनल से कितने पाथ बन सकते हैं जो कि मुझे इस बॉडी डायगोनल तक पहुंचा दे। ठीक है, आपको पाथ सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर तो तार लगा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल भी ए हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल ए हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं होगा, ये बी होगा। ठीक है, अब देखो ए से बी तक जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं। पहला रास्ता देखोगे तो ये वाला रास्ता मिलेगा। ठीक है, सेकंड रास्ता जो है ये रास्ता है, और थर्ड रास्ता ये रास्ता है। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो प्रॉब्लम है उसको बहुत सारे लोग जो है वो केसीएल से बनाते हैं, लेकिन केसीएल से बनाते समय जो है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, केसीएल से भी आप बना सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री जरूर सीखें, क्योंकि ये इस प्रॉब्लम के साथ साथ आपको कई सारे और दूसरे प्रॉब्लम में भी काम आएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला एक मेरा पाथ बनता है। अगर रेजिस्टेंस सिमिलर है, देखना ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, अगर बिगिनिंग एंड से लेकर आपको टर्मिनेटिंग एंड तक सेम रेजिस्टेंस मिलती है। ठीक है, याद रखना, बिगिनिंग एंड से लेकर टर्मिनेटिंग एंड तक अगर आपको सेम रेजिस्टेंस, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस और सेम नंबर ऑफ नोड्स मिलते हैं, तो उन नोड्स का जो है पोटेंशियल सेम होता है। क्या बोला मैंने, लिख लो चाहे तो। बिगिनिंग एंड से आपका टर्मिनेटिंग एंड तक क्या मिलना चाहिए आपको, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस। क्या मिलना चाहिए, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस। ठीक है, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस होना जरूरी है, और सेम नंबर ऑफ नोड्स। अब ये नोड क्या होता है अगर आप बोलोगे तो भाई मैंने इसका लेक्चर डाला हुआ है, प्रीवियस लेक्चर देखो। नोड क्या होता है, मैश क्या होता है, सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। बिगिनिंग एंड से लेकर टर्मिनेटिंग एंड तक अगर आप जाते हो, आपको सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस मिलता है और सेम नंबर ऑफ नोड्स मिलते हैं, तो उन नोड का पोटेंशियल इक्वल होता है। ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जो है आपके एच.सी. वर्मा की बुक से लेकर आपकी इंजीनियरिंग, चाहे आप एडवांस इंजीनियरिंग पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, लेकिन ये अथाह सत्य है, इसको याद रखना। अगर आप इस प्रॉब्लम को केसीएल से बनाते हो तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी, और आप दूसरे प्रॉब्लम में इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो सिंपल वाले रेजिस्टेंस रिडक्शन तो बना लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले रेजिस्टेंस रिडक्शन बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये नॉर्मल जो है आपके लोकल कॉलेजेस पे तो नहीं बताया जाता। आईआईटी का अगर जिसने एग्ज़ाम क्रैक किया हो उसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, मैंने क्रैक किया, 16,000 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। अब देखो ये पॉइंट ए है, मैंने क्या बोला कि सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और सेम नंबर ऑफ नोड्स मिलने चाहिए। ठीक है, ए से लेकर आप इधर आओगे, एक पॉइंट मिला, सेकंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट ये, एक पाथ मिला। सेकंड पॉइंट पाथ अगर देखते हैं तो ऐसा फॉलो होगा, ये पाथ, ये पाथ और ये पाथ। अब देखो इन दोनों पाथ में सिमिलैरिटी क्या है, पाथ दोनों के अलग हैं, लेकिन देखो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस मिल रहे थे पहले पाथ में, 1 2 3, 3 रेजिस्टेंस मिल रहे थे। नंबर ऑफ नोड्स कितने मिल रहे थे, 1 और 2। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस और 2 नोड मेरे को मिल रहे हैं, और सभी का वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू R है। ठीक है, इस पाथ में देखो 1 2 3 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, और इसमें भी 2 नोड मिल रहे हैं, 2 नोड है ना, 1 और 2। ओके, तो मैंने अभी क्या बोला आपको स्टेटमेंट में कि सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस, सेम नंबर ऑफ नोड मिलते हैं, तो उनका पोटेंशियल जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी नाम दे दो, जैसे कि मान लो ए बी हो गया तो सी नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को डी नाम दे देते हैं। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल सी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल डी है, तो सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सी होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल डी होगा। ठीक है,
मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस सेम नंबर ऑफ नोड, तो पोटेंशियल इक्वल होता है, नोड का पोटेंशियल, ठीक है, नोड का पोटेंशियल आपका इक्वल होता है। तो इस नोड का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर होगा और इस नोड का पोटेंशियल इस नोड के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। एक और पथ का कॉम्बिनेशन बन सकता है, देखो इसको 1 2 और ये तीसरा, ठीक है। तो देखो इसमें भी 1 2 3 रेजिस्टेंस और कितने नोड, 1 2 नोड आ रहा है, ठीक है। तो इनका भी नाम जो होगा वो C और D होगा। अब देखो कोई पॉइंट छूट गया क्या, एज का नहीं छूटा है, तो इतने में जो है आपका नेमिंग हो गया। अब हम लोग को सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस पॉइंट से इस पॉइंट को नाम दे दो A और B, यहाँ निकालना है। इनके बीच में दूसरा पॉइंट है आपका C पॉइंट है। तो सबसे पहले देखेंगे A और C के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है। तो आप तीनों रेजिस्टेंस को लगा दो ऐसा, ठीक है। ये लगा दिया आपने 3 रेजिस्टेंस। अब इसके बाद जो है आपको अगला नाम दे देना है, मान लो D नाम दे देते हैं हम लोग। C से D के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आप चेक करो, एक ये हो गया, 2 3 4, ठीक है, 4 और कहाँ कनेक्टेड है, काउंट करते हैं शुरू से, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। 6 रेजिस्टेंस यहाँ पीछे कनेक्टेड है, 1, तो 6 रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगा दो। इसके बाद D से B के बीच में कितने कनेक्टेड है चेक करो, D से B के बीच में 1 2 और 3 कनेक्टेड है, तो 3 यहाँ पे लगा दो। अब आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का एच जो है उसका नंबर होता है 12। अब 12 रेजिस्टेंस मेरे काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 3 6 6 6 12 हो गए काउंट, ठीक है। तो आपका ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। इसी सर्किट को आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, सबका वैल्यू अगर R है तो ये क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी R/3 हो जाएगा और ये R/6 हो जाएगा, ठीक है। R/3 R/6 और R/3 पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, तो R/3 प्लस R/3 प्लस R/6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2R/3 प्लस R/6, एलसीएम लेंगे हम लोग 6 आएगा, ठीक है। ये 4R हो गया और ये कितना हो गया R, तो 5R/6 ये हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आपने ये इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तो आप अब B पॉइंट को जो है यहाँ शिफ्ट करने की जगह आप ये पूरे साइड को मिटा दो, पहली चीज़, ठीक है। आपका 2 होमवर्क है उसको आप करिएगा। पहली चीज़ तो है ये बॉडी डायगोनल में ना होके फेज डायगोनल में आप पहले B पॉइंट को लेंगे और इसके बाद इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड केस में आप क्या करिएगा, यहाँ लेने की जगह आप इस एज के इस किनारे पे ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया B पॉइंट और आप जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से बनाइए और इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से आपको नहीं बनता है तो आप पूछ भी सकते हैं, मैं आपको वो भी सुविधा दे रहा हूँ, आप पूछिए तो मैं आपको इससे रिलेटेड और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊँगा। इस तरीके के सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप कोई अतलंगी टाइप का क्वेश्चन मत पूछने लगा, इसका डिफरेंट वैल्यू आप रेजिस्टेंस होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये वाला दिमाग से आपने निकाल दो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला। अगर आता भी है तो छोड़ देना भाई, एक क्वेश्चन के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी खपाने से अच्छा है जो दूसरे सरल वाले क्वेश्चन आप बना लो, ठीक है।
तो आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के लिए ये वाला क्वेश्चन आप सीखिए। इसके बाद जो है हम लोग दूसरे वैरायटी का प्रॉब्लम और दूसरी चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए एक और ट्रिकी प्रॉब्लम करते हैं, और ये प्रॉब्लम है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये एक इनफाइनाइट ग्रिड है, ठीक है। ग्रिड का मतलब क्या है कि ये जो है रेजिस्टेंस जो है वो एक स्क्वायर शेप में, और ये रिपीट होते जा रहा है, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी और इधर भी। ये पूरा इनफाइनाइट ग्रिड है, ठीक है। और इसमें हर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं, दो टर्मिनल के बीच में, दो H के बीच में, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल A है, इसका पोटेंशियल B है, और सभी का रेजिस्टेंस R है, और A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को अभी पॉज करो और उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करो और नीचे कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आप वो करने की जगह जो है आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो सीधा, बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखो, अगर ये प्रॉब्लम आता है तो ये बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? जब डिफरेंट वैल्यू ऑफ सोर्स जो है वो किसी सर्किट में या फिर नेटवर्क में कनेक्टेड हो, तो हम लोग एक टाइम में एक सोर्स को लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है नेटवर्क थ्योरम में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ये आज के लेक्चर के बाद जो है मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में, तो उसमें बताऊँगा। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ये याद रखना। कॉन्सेप्ट हमारा जो है, आपको पहली चीज़ तो ये याद होना चाहिए, जितना भी हम लोग करंट सर्किट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम लोग आइडियल केस में बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिव हम लोग थैलेगन्स थ्योरम को फॉलो करते हैं। अब ये थैलेगन्स थ्योरम क्या होता है? जितना भी आपका पावर जो है सोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, सेम वही पावर जो है वो सिंक के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ये थैलेगन्स थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पावर, ठीक है। और ये नॉन लीनियर सर्किट में भी, नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि पावर जो होता है वो आई स्क्वायर के टर्म्स में होता है। अगर आप थैलेगन्स थ्योरम नहीं जानते हो तो मैं आपको इन फ्यूचर जो नेक्स्ट क्लास के बाद से जो हम लोग नेटवर्क थ्योरम चालू करेंगे, उसमें मैं आपको एट लास्ट आपको थैलेगन्स थ्योरम को आइडिया दे दूंगा। थैलेगन्स थ्योरम जो है वो बेसिकली आपके PSU के एग्जाम में पूछता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो ES का टॉपिक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है आपके मेंस के पेपर में, तो उसमें थैलेगन्स थ्योरम के प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी यही पूछता है कि कौन सा थ्योरम जो होता है वो नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी को शो करता है, या फिर आपका ऐसा पैरामीटर फाउंड कर सकता है जो कि नॉन लीनियर हो, तो उसका आंसर होगा थैलेगन्स थ्योरम। बाकी सारे जो सर्किट आपके थ्योरम्स है वो सभी केवल लीनियर पैरामीटर्स को फॉलो केवल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, ये सब लीनियर पैरामीटर है, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, ठीक है। पावर में स्क्वायर वाला टर्म होता है। हालांकि सुपरपोजिशन थ्योरम और इन बाकी थ्योरम से भी हम लोग पावर निकाल सकते हैं, लेकिन थैलेगन्स थ्योरम से हम लोग डायरेक्टली पावर मेजर करते हैं, इसलिए इसको नॉन लीनियर पैरामीटर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो सब चीज़ छोड़ो, अभी आपको नहीं समझ में आएगा वो क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप सीखो। पहले चीज़, जितना भी पावर जो है हम लोग किसी को प्रोवाइड करेंगे, सर्किट को प्रोवाइड करेंगे, उतना ही हमको रिटर्न में मिल जाएगा। जैसे कि मान लो अब ये मेरा बिगिनिंग एंड है, यहाँ से अगर मैं आई करंट किसी सोर्स के थ्रू डालता हूँ, कोई भी सोर्स कनेक्ट किया, तो मेरे को रिटर्न में जो है यहाँ से आई करंट मिलना चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा? हम लोग सुपरपोजिशन को अप्लाई करते हैं। पहले मैं मान लिया कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं जैसे मान लो यहाँ से आई करंट भेजूंगा, तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और इक्वल उसकी वैल्यू है, तो ये करंट जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका I/4 चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मेरे को 4 रेजिस्टेंस दिखे, इसलिए आपके KCL से जो है चारों रेजिस्टेंस में जो है वो इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर से भी I/4 जाएगा, इधर से भी I/4 जाएगा, और इधर से भी आपका I/4 जाएगा, ठीक है। अब देखो, मेरे को इस पॉइंट के बीच में निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ इस चीज़ को। यहाँ से I/4 करंट आया, और I/4 जो है वो 3 भाग में डिवाइड होगा, तो इधर से I/12 जाएगा, और इधर से I/12 जाएगा, और यहाँ से भी I/12 जाएगा, ठीक है।
अब सिमिलरली मैं क्या करूँगा, वोल्टेज अक्रॉस ए बी डैश निकाल सकता हूँ, ए और बी के बीच में वोल्टेज निकाल सकता हूँ, और उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, केवीएल अप्लाई करूँगा। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ का करंट मल्टीप्लाई बाई यहाँ का रेजिस्टेंस, वो है आर, ठीक है। सिमिलरली इधर का करंट डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई ये रेजिस्टेंस। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12, इधर ऊपर आ गया 3i प्लस i, ठीक है। अभी मैं r को बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 4i/12, तो कितना हो गया 4 या 12, मतलब i/3, ठीक है। और i/3 क्या आ गया मेरा, पोटेंशियल आ गया। अगर मैं r की वैल्यू को 1 मेजर करूं, अगर r की वैल्यू को मैं लेट 1 मान लिया, मेरे को अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी होगी तो मैं यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, या फिर r भी दिया होगा तो उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ का। तो मेरे को VAB मिल गया। अब VAB मिल गया तो सिमिलरली मैं क्या करूँगा, सेम वही प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे यूज़ किया उसको हम लोग वापस यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस केस में मैं यहाँ से करंट नहीं डाल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि करंट यहाँ से निकल रहा है। तो अगर यहाँ से I करंट निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, I/4 और I/4 और ये नीचे से I/4, ये चारों करंट यहाँ से आ रहे होंगे, तभी तो यहाँ पर से I करंट निकल रहा है ना, अदरवाइज कैसे निकलेगा। अब देखो इधर से I/4 आ रहा है, मतलब यहाँ से I/12 आ रहा होगा, यहाँ से I/12 आ रहा होगा, और यहाँ से भी आपका I/12 आ रहा होगा, ठीक है। अब वापस से हमको क्या करना है, KVL अप्लाई करना है, और KVL अप्लाई करेंगे तो एक दूसरी बार VAB पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप I/12 मल्टीप्लाई बाई R ले सकते हैं, या फिर R की वैल्यू हमने 1 एज्यूम की तो 1 ले सकते हैं, I/4 मल्टीप्लाई बाई R, तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही से आ जाएगा I/3 VAB, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करने से आप क्या निकाले, बेसिकली आपने निकाला आपका AB का पोटेंशियल, और AB के पोटेंशियल को निकालने के बाद आपने क्या किया, ये दो अलग केस से आपने पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम लोग जो सुपरपोजिशन जब अप्लाई करते हैं तो सुपरपोजिशन अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, जो भी आपका अलग अलग केस में जो है, जैसे करंट निकालते हैं तो करंट को फाइनली ऐड करते हैं। देखो जिन लोगों ने सुपरपोजिशन कभी नहीं पढ़ा है ज़िंदगी में, उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले जब मैं नेटवर्क वाला जब अगला टॉपिक जब पढ़ा दूंगा सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में, तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद इस लेक्चर में आज आप आओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि AB को हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग केस में हमने पोटेंशियल निकाला, अब हम लोग दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, तब हमारा नेट AB आ जाएगा। तो सिंपली ये कितना आ जाएगा, सिंपली 2I/3, ठीक है, 2I/3 आ गया। ये हो गया मेरा नेट पोटेंशियल। मेरे को क्या निकाला था, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस निकालना था। तो रेजिस्टेंस सिंपली क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो आप I को इधर नीचे ले आओ, VAB/I, ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2/3 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप मेरे को ये वाला प्रॉब्लम करके दिखाओगे। और ये क्या है, पॉइंट A इधर दिया हुआ है और पॉइंट B जो है आपको इस बार यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, जैसे मैंने आपको सुपरपोजिशन यहाँ से लगा के बताया, AB का पहले सिंपल तरीके से आप निकालना, फिर AB एक बार और निकालना, ठीक है। इस बार करंट को यहाँ से बाहर निकालते हुए निकालना, ठीक है। दोनों तरीके से बनाओ, और दोनों तरीके से बनाने के बाद जो है आप AB का जो है, AB के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है। तो आपका इस टाइप का आपका आंसर आ जाना चाहिए।
ये नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, ठीक है। तो आप ये वाला प्रॉब्लम करो और ये वाला प्रॉब्लम करने के बाद जो है मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। देखिए मेरा प्रॉब्लम कम कराया है, लेकिन आपको तीनों महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ काम आएगा, इससे रिलेटेड जब हम लोग नेटवर्क के और ज़रा थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको सेम इसी टाइप के कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जेई का एग्ज़ाम जो है उसमें टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको नॉर्मल लेवल के एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के रेजिस्टेंस रिडक्शन के मैंने प्रॉब्लम करा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, हमारे टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम को फॉलो करना है और व्हाट्सएप वाले लिंक पर टैप करके मुझे नाम, लोकेशन और ब्रांच के साथ सेंड करना है, तो मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूँगा, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करो हमारे CSEB जेई के टेस्ट सीरीज में। उसमें थोड़े बहुत जो पैसे मिलेंगे हम लोग अपना सेटअप को और ग्रो करेंगे और आपको और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो यार, और कंपलसरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट में एक थम्स अप डाल दो, शेयर करो इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वो CSEB जेई, गेट, ES और SCS एग्जामिनेशन के साथ साथ CG व्यापम, CGPSC से जुड़े हुए बाकी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करें। उनको जरूर शेयर करिए मेरा चैनल। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।